नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम चंद्रमोहन है। चंद्रमोहन जी उत्तराखंड में एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो क्या घटी थी उनके साथ में घटना, चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की उनकी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम चंद्रमोहन है। ये घटना को घटे लगभग 12 साल के आसपास हो चुका है। मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था और एक किराए के घर में दोस्तों के साथ में रहा करता था। मेरी जो पत्नी थी वो गांव में रहा करती थी, लेकिन वो शहर में आना चाहती थी, मेरे पास में रहना चाहती थी। लेकिन मैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके रूम में रह रहा था। उस कमरे में 5 लड़के हम रहते थे जो अपना अपना किराया इकट्ठा करके मकान मालिक को दिया करते थे, शेयर करके। अब उस घर में भला मैं अपनी पत्नी को कैसे लाता। मेरी जो ड्यूटी थी फैक्ट्री में 15 दिन नाइट की होती थी और 15 दिन दिन की। अब मैं अपने पत्नी के लिए एक अलग से कमरा देखने लगा जो मेरी बजट में हो। लेकिन कमरे तो बहुत थे, लेकिन मेरे बजट से बाहर थे। मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं कोई सस्ता सा कमरा देखने लगा था और कुछ दिनों के बाद में मुझे एक कमरा मिला। वो कमरा छत पर था। एक ही कमरा बना हुआ था छत के ऊपर में, और नीचे में गोदाम थी, शायद किसी फैक्ट्री का। किराए पर फैक्ट्री वाले ने ले रखा था और उसके नीचे गोदाम बना रखा था। अब जिस मकान मालिक का था उससे मैंने बात किया और वो मेरा कमरा बजट में था, तो मेरी बातचीत पक्की हो गई। मैं उस कमरे को ले लिया था। मेरी नाइट का ड्यूटी चल रही थी और फैक्ट्री में काम तेज़ी से चल रहा था। छुट्टी मुझे मिल नहीं रही थी। इस कमरे में तो मैं अपना शिफ्ट कर गया था सामान लेकर के, जो भी मेरे पास में था। मैं करीब 15 दिन तक इस कमरे में गुजारा था। दिन में मैं यहाँ पर रहता था और रात को अपनी ड्यूटी पर चला जाता था। उस दौरान मेरे साथ में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। मैं सुपरवाइज़र से छुट्टी के लिए बोल रहा था कि मुझे गांव जाना है और 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए हमें, मुझे अपनी पत्नी को लेके आना है। वो कहने लगा कि हाँ छुट्टी मिलेगी, लेकिन देख रहे हो ना फैक्ट्री में काम तेज़ी से चल रहा है, प्रोडक्शन निकल रहा है, ऐसे में छुट्टी देना ठीक नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। अब मेरी दिन की ड्यूटी आ चुकी थी। वो पहले ही दिन की ड्यूटी मेरी जब ये घर में आया था तब मेरी लगी थी। अब मैं दिन की ड्यूटी चला गया था, रात करके अब मैं दिन में लग चुका था। उस दिन में तो सारा दिन फैक्ट्री में मैं लगा रहा, अपने काम देखता रहा, काम करता रहा, और शाम को तकरीबन मैं 8 बजे के आसपास अपने उस कमरे पर पहुंचा था। वो जो कमरा था गली में बिल्कुल लास्ट में था। बिल्कुल उसके आगे कोई घर नहीं था। उसके आगे खाली प्लॉट बने हुए थे, खाली प्लॉट थे जो थोड़ा थोड़ा दीवार ऊंचा करके और छोड़ दिए गए थे। वो मकान शायद बनने थे और अभी तक वो बने नहीं थे। उधर अंधेरा ही ज़्यादा रहा करता था। खैर, मैं अपने कमरे में पहुंच गया था और कमरे की लाइट जलाना चाहा, लेकिन बल्ब तो जला ही नहीं। हालांकि नीचे लाइट जल रही थी, सीढ़ियों पर रोशनी थी,
लेकिन मेरे घर में रोशनी नहीं जल रही थी। मैं कारण देखना चाहा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बल्ब को मैं चेक किया, बल्ब तो सही लग रहा था। खैर, मेरे पास में मोमबत्ती वगैरह थी तो मैंने मोमबत्ती जला करके कमरे में रोशनी कर दी थी। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रहा था कि जल्दी से कुछ हल्का फुल्का खाना बना करके आराम किया जाए, और वही मैं काम में लगा हुआ था। करीब 10 बजे तक मैं खाना पीना खा करके और बिल्कुल सोने की तैयारी कर लिया था। लेकिन जो कमरे का लाइट थी वो तो बिल्कुल जल नहीं रही थी, ना पंखा चल रहा था। मुझे अब छत पर कमरे के बाहर ही चादर बिछा करके लेटना पड़ा। नहीं कि कल मैं मकान मालिक से कंप्लेंट करूंगा कि मेरे कमरे की लाइट क्यों नहीं जल रही है, जबकि नीचे में लाइट थी, सीढ़ियों पर लाइट थी, और मैं चादर पर सो गया था। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोता रहा था, और तभी ऐसे लगा कि मेरे कमरे के अंदर में मेरा जो दरवाज़ा था वो खुला ही मैं छोड़ रखा था, है कि मैं सीढ़ियों का दरवाज़ा, छत का दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो चोरी चकारी का तो कोई मतलब ही नहीं होता था। मेरे घर में ऐसा भी कुछ ज़्यादा महंगे सामान नहीं थे कि चोरी हो जाए, तो मुझे कोई उसका कोई गम नहीं था। लेकिन चोरी होने का कोई मतलब था ही नहीं उस घर में। और मेरी जब नींद खुली तो ऐसा लगा कि मेरे कमरे के अंदर में कोई औरत घूम रही हो। पाजेब की आवाज़ कमरे के अंदर में चल रही थी, आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे वो औरत इधर से उधर कमरे में कुछ ढूंढ रही हो, कुछ ढूंढ करके घूम रही हो, ऐसा मुझे लग रहा था। मेरी नींद तो टूट गई थी। कमरे में जो मोमबत्ती वो तो कभी का बुझ चुकी थी, कमरे में अंधेरा ही था। बाहर रोशनी थी, चांद निकला हुआ था, लेकिन कमरे के अंदर में रोशनी चांद की नहीं पहुंच रही थी। तो उस कमरे में तो मुझे अंधेरा ही महसूस हो रहा था। लेकिन उस आवाज़ को सुनकर के मैं एकदम चौकन्ना हो उठा था कि मेरे कमरे में आखिर कोई औरत कैसे घुस आई है, जबकि मैं सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद कर रखा हूँ और आसपास में कोई घर भी नहीं है जिससे छत सटा हो और छत से कोई कूद करके आ सकता हो। अब मैं माचिस जलाया और माचिस जला करके अंदर घुसा। एक तिल्ली में तो काम बना नहीं। मैं जब तक तिल्ली जला करके अंदर पहुंचता वो तिल्ली बुझ गई थी। अब मैं दूसरा तिल्ली जलाना चाहा तो लगा जैसे कोई पास में खड़ा हो और उस तिल्ली को फूंक मार रहा हो। वो तिल्ली भी बुझ गई। तब तक मुझे कोई संदेह नहीं हुआ था। मुझे लगा कि तेज़ हवा चली हो और इसीलिए तिल्ली ये बुझ रही है। मैं तीसरी तिल्ली जलाया और जैसे ही तिल्ली जला कर के ऊपर उठाया तो मैं सामने देख रहा हूँ कि एक औरत बड़े खूंखार चेहरे वाली, लंबे बाल, काले बाल उसके दिख रहे थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी उसकी, और वो जल्दी से फूंक मारी और जो तिल्ली थी वो भी बुझ गई। जो मैंने ये सब देखा था कुछ ही सेकंड के अंदर में, जब तक वो तिल्ली जली थी, और उसके बाद में फिर अंधेरा हो चुका था। अब मैं उस औरत को देख करके एकदम डर चुका था। मुझे लगा कि कोई ये चुड़ैल ही है। मैं डर से कांप गया था। मेरे हाथ से वो माचिस का डिब्बी छूट करके नीचे गिर चुका था। और तभी वो औरत, ऐसा लगा कि मुझे हवा में उठा लिया हो। मैं चीख पड़ा था उस रात में तेज आवाज़ में, लेकिन आसपास में शायद कोई रहता नहीं था तो मेरी चीख को सुन नहीं पाया होगा। लेकिन मैं बार बार चीख रहा था डर के मारे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई हो तो मेरे को बचा लो। लेकिन मेरी आवाज़ शायद हवा में गूंज करके रह गई थी। मेरी आवाज़ को जवाब किसने नहीं दिया। हाँ, उसी वक्त में जो चुड़ैल ने मुझे हवा में उठा रखी थी और नीचे पटक दिया।
फर्श पर गिरा तो दर्द से मैं करा उठा था। मेरा लगा कि कमर की हड्डी टूट गई हो। इतना दर्द मेरे बदन में, कमर में उठी थी। अब मैं एक तरह से रो पड़ा था दर्द के मारे। और जैसे ही मैं रो रहा हूँ वैसे ही वो चुड़ैल हंसने लगी थी। तेज आवाज में उसकी हंसी सुनाई पड़ने लगी थी। और उसी वक्त में जो लाइट नहीं जल रही थी शाम से, और अचानक लाइट जल गई, पता नहीं कैसे कैसे। और उस रोशनी में मैंने देखा तो खौफ से तो और डर गया था। वो औरत में जब माचिस की तिल्ली में देखा था कुछ सेकंडों के लिए, वो तो उससे भी ज़्यादा खूंखार मुझे नज़र आ रही थी। उसकी लंबाई तो छत के बराबर मुझे दिखाई पड़ रही थी, इतनी लंबी थी। बाल उसके काफ़ी बड़े बड़े, चेहरे पर एक साइड में आंखों को ढके हुए थे, और आंखें भी उसकी बड़ी बड़ी मुझे नज़र आ रही थी। और लाइट में वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी कि चलो लाइट आ गया तो अब भाग जाए, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। वो बिल्कुल एकटक मुझे घूरती जा रही थी। अब तो मेरा उसकी हालत देख करके, मैंने उसका चेहरा देख करके मैं और डर चुका था। मैं नीचे पड़ा हुआ था, कमर में दर्द हो रहा था और मैं उठने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो औरत मेरे पास में आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, लेटा ही रह, उठने की तेरे कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो बचने वाला तो है नहीं। मैं तेरा सारा शरीर का खून पी जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। अब बड़े दिन के बाद में इस घर में कोई आया है, मैं तुझे अब कैसे छोड़ सकती हूँ। अब तो तुझे मैं मार करके तेरा खून ही पी जाऊंगी और तभी मेरा प्यास बुझेगा। अब ये बात सुन कर के तो रहा सहा कसर भी पूरी हो चुकी थी। अब मुझे लगने लगा कि धरती मेरी ये घूम रही है गोल गोल। मेरी आंखों के आगे चक्कर से आने लगा था, अंधेरा होने लगा था और फिर मुझे होश नहीं रहा, मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी होश आया, मैंने अपनी आंखें खोली तो सुबह हो रही थी। अब मैं बाहर कमरे के अंदर नहीं था, मैं बाहर पड़ा हुआ था, बाथरूम के पास में नीचे पड़ा हुआ था। और मैं जैसे ही अपना होश संभाला, आंखें खोली, मैं देख करके भौचक्का रह गया था कि सुबह हो चुकी है। अब मेरे साथ में रात में क्या क्या हुआ था। और मैं झटके से उठना चाहा तो कमर में वाकई काफ़ी दर्द था। मैं जैसे तैसे उठ कर के खड़ा हुआ और सीधा कमरे के पास में गया। देखने लगा जो खाना बनाने का मेरा बर्तन था, भांड़ा था, थैला था कपड़ों का, सब इधर से उधर बिखरा हुआ था। सब कुछ एक लाइन में, जैसे थैले से सारा सामान निकाल के बाहर फेंका गया हो। जो बर्तन भांड़ा था इधर से उधर हर तरफ बिखरा हुआ था। मैं इतना खौफ में आ चुका था कि उसके बाद में उस जगह पर रुका नहीं। सीढ़ियाँ आराम आराम से उतरता हुआ नीचे आया। गली के स्टार्टिंग में एक दुकान थी राशन की। अब मैं उनके पास पहुंच गया था। वो बुजुर्ग व्यक्ति थे और मैं सीधा लंगड़ता हुआ, कमर में दर्द था। अब मैं उनके पास पहुंचा, सारी बात उनको बताने लगा कि मेरे साथ में रात में क्या क्या घटना हुई है। मेरी बात सुन कर के वो दुकानदार बुजुर्ग कहने लगे, अरे भाई, वो तो गरीब होता है, तुम कैसे उस घर में पहुंच गए? कम से कम हम लोगों से, पड़ोसी से तो पूछ लेते। मकान मालिक तो कोई भी चाहेगा कि उसके घर भरा रहे, उसका किराया आता रहे। वो थोड़ी बताएगा कि उस घर में कोई भूतनी रहती है। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूछने लगा उस दुकानदार से कि आप बताओ मैं क्या करूं। कहने लगा कि बेटा देखो, इसमें घर में रहना अपनी जान को आफत देना है। मैं तो यही कहूँगा
कि इस घर को छोड़ दो। ये घर में जो आसपास में जो लोग जाते हैं उस रास्ते से, रात को उस घर में कोई होता नहीं है, ताला बंद होता है। अब फिर भी उस घर से छम 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 पायल की आवाज़, चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो लोग बाग तो ऐसे ही सुन कर के डर जाते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत सालों से चल रहा है बेटा। तू मेरी कहना मान, इस घर को तो छोड़ दे, कहीं और ले ले बेटा। आज तू पता नहीं कैसे बच गया उस चुड़ैल के पकड़ से, लेकिन हो सकता है कि कल बेटा तू ना बचे, वो चुड़ैल तेरा ज़रूर खून पी लेगी। तो मैं तो यही कहूँगा बेटा कि जल्दी से इस जगह को तू अपना खाली कर दे। अब फिर तो मैंने वही किया जो दुकानदार ने बोला था। मैं दुकानदार से ही कह करके ये कमरा का प्रबंध करवाया, और वो कमरा नीचे में था और मेरे बजट में ही था। अब मैं उसी दिन को सारा सामान, जो भी छोटा मोटा मेरा सामान था, सब उठा करके अब कमरा में शिफ्ट कर लिया था। कुछ दिनों के बाद में मैं अपनी पत्नी को ले आया था, और मैं घर में ये बात किसी को नहीं बताया था कि मेरी पत्नी कहीं डर न जाए। जब मैं इस घर में पहुंच गया था, तब मैं ये सारी बात अपनी पत्नी को बताया था कि देखो मेरे साथ में उस नए घर में क्या क्या हुआ था। मेरी पत्नी कहने लगी कि ये सब बातें आज बता रही हो, तुम्हें बताना चाहिए था। तुम अपनी इतनी बड़ी जोखिम ले ली थी उस रात को रहने में, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। यानी कि अब देखो, जो होना था तो वो तो हो चुका था। अब तुम्हारे बताने ना बताने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन पत्नी तो पत्नी ही होती है, चिंता तो करती ही है। अब मैं उसको कहने लगा कि देखो, जो आखिरी घर है, तुम कहीं बाज़ार जाओ, कोई सामान लेने जाओ तो ध्यान रखना उस कोने वाले घर की तरफ बिल्कुल मत जाना, है कि वहाँ आज भी पाजेब की आवाज़ आती है। सारे मोहल्ला पड़ोस के लोग बताते हैं। अब मैं तो इस चीज़ से भुगत चुका हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना में, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।